हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सहायक उर्दू अनुवादक के मेंस के लिए जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में इंग्लिश का जो पर्सन है, आज मैं इंग्लिश को कवर करने जा रहा हूं। तो इंग्लिश का जो पेपर होगा, सेकंड पेपर में 4 ग्रुप होंगे, A, B, C, D। तो फोर्थ ग्रुप में यानी डी में आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? तो 10 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स रहेंगे, 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब इस 10 नंबर में आपको कम से कम 8 नंबर लाना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो कैसे आएगा 8 नंबर भाई? 10 में 8। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर का ब्रीफ करवाता हूं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मैं नोट डाउन करवाऊंगा आपको। आज जो है वो ब्रीफ है, ठीक है? तो इंग्लिश ग्रामर क्या है? सबसे पहली बात है, इंग्लिश ग्रामर कहते किसे हैं? क्या है इंग्लिश ग्रामर भाई? ठीक है, उर्दू कवायद क्या है? तो देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू कवायद, हिंदी व्याकरण, ठीक है? किसको कहता है दोस्तों? इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज द एन इंग्लिश ग्रामर, तो एन इंग्लिश ग्रामर इज ए वर्ड विच इज डिनोट्स द हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी अंग्रेजी व्याकरण या अंग्रेजी यानी उर्दू कवायद वह शब्द है या वह लफ्ज है या वह अल्फाज है जिससे हम सबको सही सही पढ़ने के लिए, सही सही बोलने के लिए और सही सही लिखने के लिए सिखाए। उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं, या इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, या हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर ये बाप है, पूरी दुनिया में एक ही है भाई। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में पढ़ते हैं तो कुछ और फॉरेन में जाएंगे तो कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं, हर जगह हाँ वहां के प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो इंग्लिश ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी उर्दू कवायद के कितने किस्म होते हैं? तो उर्दू कवायद के 5 किस्म होते हैं। कौन कौन है भाई? तो नंबर 1 ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग नोट करते जाइएगा, आज मैं ब्रीफ करवाता हूं। फिर से एक बार, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ठीक है? ये इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार हैं, 5 बेटे हैं। अब सब बेटा फिर युवा होगा, जवान होंगे, सब अपने फैमिली बढ़ाएंगे, तो 5 ही बेटा दुनिया में ग्रामर बना हुआ है। यही 5 बेटा उनके जो है ग्रामर का रूप लिया हुआ एक मिलके एक किताब बन गई है, ठीक है? तो ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार, इल्म हिज्जा, ठीक है? यानी जिसमें अलग अलग हर्फ मिला रहे, अलग अलग हर्फ रहे, यानी वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे हम? वर्ण विचार कहेंगे, ठीक है? किसको? यानी अल्फाबेट को, जिससे अल्फाबेट का ज्ञान हो, अल्फाबेट के बारे में बताएं, ठीक है? अब अल्फाबेट तो आप पढ़े होंगे दोस्तों। जब जन्म लेते हैं बच्चा, 3 साल 4 साल 5 साल के होते हैं, तो बच्चा जब पढ़ने के लिए शुरू करता है तो वो अल्फाबेट से ही शुरू करता है। उसी को हम कहते हैं ABCDEFGH XYZ, ठीक है? तो ये हो गए अल्फाबेट। अब अल्फाबेट कितने हैं दोस्तों? तो अल्फाबेट देखिए, इतना अगर मैं जड़ से लेके चलूं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी,
ठीक है, खैर मैं बता देता हूं। अल्फाबेट 26 है। अब इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, इनके काइंड्स हैं। तो अल्फाबेट में एक भावेल आते हैं, एक सेमी भावेल आते हैं और एक कॉन्सोनेंट आते हैं। तो भावेल हो गए आपका 5, सेमी भावेल हो गए 2 और कॉन्सोनेंट हो गए 19। ये कौन कौन लेटर भावेल है, कौन सेमी भावेल है, कितने कॉन्सोनेंट है, हमें आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक। इसको कहेंगे हम ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी है ना वर्ण विचार, ठीक है। तो वर्णों के मेल से क्या बना भाई, कई वर्ण मिला के कई लेटर जब मिल जाएगा तो एक वर्ड बन जाएगा, एक वर्ड बनेगा। इसका मतलब है जैसे APPLE, तो एप्पल 5 लेटर बना, इस 5 लेटर को मिला करके एक वर्ड कहेंगे हम। इस वर्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी वर्ड को हम कहेंगे क्या, इटिमोलॉजी हो गया, इटिमोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे हम, इटिमोलॉजी कहेंगे। ऑर्थोग्राफी हुआ, इटिमोलॉजी। अब कई वर्ड मिला के, कई अल्फाज मिला के एक जुमला बनता है, ठीक है। तो कई शब्द मिला के एक वाक्य का निर्माण करता है, तो इसको हम कहेंगे सिंटैक्स। क्या बोलेंगे, सिंटैक्स, समझ गए। अब सिंटैक्स, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्त क्या, तो नंबर, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम जेंडर, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम पर्सन, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम टेंस, ठीक है, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम क्या, वॉइस, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम नरेशन। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है दोस्तों, मैं तो चाहूं तो 1 घंटे में पूरे ग्रामर को आपके समक्ष रख दूंगा, बक के रख दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं वही टॉपिक उठा रहा हूं, पहले टेंस पर आ रहा हूं आपको, और आज टेंस का ब्रीफ कराता हूं, ठीक है। इसी टेंस को अगर आप अच्छे तरह से समझ गए, सबसे पहले है कि आप सेंटेंस बनाना सीख लिए। कोई भी सेंटेंस देगा, जब वो एक पैराग्राफ है तो सेंटेंस में होगा, उस सेंटेंस को अगर आप अपने अल्फाज में लिख लिए, इसी का नाम ट्रांसलेट हुआ। सही सही तलफ्फुज, सही सही प्रोनंसिएशन, सही सही अगर आपने अकॉर्डिंग टू टेंस अगर आपने वाक्य बना लिया, जुमला बना लिया, तो इसी में आपका क्वालिफाई हो जाएगा भाई। दुनियादानी पढ़ना नहीं, आपको पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बनना है जी, पढ़ के आपको जॉब लेनी है। तो जो आपके लायक है उसी को पढ़ना है, समझ गए। जो लायक नहीं है वो नहीं पढ़ाएंगे, वह मैं बताने वाला ही नहीं हूं। इसलिए तो मैं चल रहा हूं अब आपको लेके कहां, टेंस पर। टेंस को कहते हैं हिंदी में काल, उर्दू में कहते हैं जमाना। क्या बोलते हैं, जमाना। हिंदी में कहते हैं काल और उर्दू में कहते हैं जमाना। अब जमाना किसको कहता है, काल क्या है, टेंस क्या है, ठीक है। तो टेंस जो है भाई, व्हाट इज द टेंस, द टेंस इज इंडिकेट द टाइम ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। यानी काल जो है वो क्रिया का वह रूप है जो समय का बोध कराता है, जो समय को इंडिकेट कराता है, उसको हम कहेंगे टेंस, ठीक है। अब टेंस, सपोज कीजिए कि एक फादर है, इनके 3 बच्चे होते हैं, कौन कौन, तो वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। जिसको उर्दू में कहते हैं, हम लिख देता हूं मैं, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हाल, माजी, मुस्तकबिल, ठीक है दोस्तों, हाल, माजी, मुस्तकबिल। तो अब प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे हम, यानी हाल किसको कहेंगे, यानी मौजूदा समय में जो काम होता है उसको हम हाल कहेंगे। माजी किसको कहेंगे, जो बीत गया है, जो बीता हुआ वक्त में जो काम हो गया था उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। आने वाला में जो काम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूचर टेंस, यानी मुस्तकबिल। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं या अभी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट की बात है, ये हाल की बात है।
जैसे कल मैं लाइफ आया था पहचानिए, ठीक है, तो प्रेजेंट का पहचान हाउ यानी है, और पास्ट का पहचान था, थे, थी। फ्यूचर का पहचान गा, गे, गी। अगर आपसे कह दिया जाता है कि आप कल बाजार गए थे, तो किस टेंस का है, कौन सा सेंटेंस होगा, कौन टेंस में आएगा, तो अब सबसे पहले आप पकड़ना है कि किसका है ये। तो गए थे है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी कल की बात, जो कल बीत गया। और जो कल आने वाला, अगर जाओगे या जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अभी जा रहे हैं या मैं जाता हूं, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। दैट इज क्लियर। अब चलेंगे हम टेंस का 3 रूप। 3 में पहला था प्रेजेंट टेंस। क्या था भाई, प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस का भी किस्म होते हैं, हाल के भी किस्म होते हैं, ठीक है। इस प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप में रखा गया है, यानी 4 टाइप के होते हैं। तो वो 4 कौन कौन है भाई? देखिए, मैं ऐसा बेसिक से पढ़ाऊंगा जो आपको कोई भी किताब खोलेंगे आपको लगेगा नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, लगेगा कि मेरा माइंड में छप गया है। अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं, जैसे कि आप सीख जाएं, जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरी ग्रामर में चंद मिनटों में क्लियर करके रख दूंगा आपके समझ। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहेंगे और कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट किसको कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको कहेंगे और कैसे पहचानेंगे? तो टेंस जो है, एक बाप है, ये शादी करते हैं तो 3 बेटा होता है। कितना? 3। और 3 बेटा जब बड़े होके फिर शादी करता है तो 1 का 4 बेटा जन्म लेता है। कितना? 1 का 4। तो 3 बेटा है, तीनों का 4 4 होगा, तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा कितना? 12, यानी 12 बेटा होगा। सिर्फ प्रेजेंट टेंस का 12 बेटे हैं, यानी पोता पोती नतनी सब लगा के कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएंगे। किसका? प्रेजेंट टेंस का। अब पास्ट टेंस भी सेम, दूसरा बेटा है उनका। जब वो भी लायक हो जाएंगे, पढ़ लिख के जॉब आप लोग जैसे हो जाएंगे, तो वो भी मैरिज करेंगे। तो जब वो मैरिज करते हैं तो उनका भी जो है 1 का 4 होता है। कितना? 4। समझ गए? फिर थर्ड में फ्यूचर का भी 3rd या 4th बेटा। कितना? 4। तो प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, यानी 12 बेटे होते हैं। ठीक। अब सब बेटा फिर उसका जो है बड़े होते हैं, तो उनका पोता पोती, फिर वो लोग शादी करते हैं तो उनका पोता पोती होता है, नाती नतनी जिसको कहते हैं आप सब। तो टोटल मिला के कितना होता है भाई, बताएं? सुनना चाहेंगे आपको? 72 होते हैं। एक समाज बना लेता है, एक मोहल्ला बना लेते हैं। कितना बेटे होते हैं? 72 बेटा होता है। इस 72 बेटा को मैं आधा घंटा में क्लियर करा देता हूं आपको। अगर जो इस 72 बेटा को नाम याद रख लिया, समझिए 10 में 10 नंबर लेके आ गया। और कुछ नहीं पढ़ना, यही 72 बेटा को पढ़ना है। 72 बेटा का नाम याद रखना है। दिक्कत क्या है भाई, हमें कैसे याद है? शायद कब पढ़ा था मैंने, हमें याद नहीं है, लेकिन आज तक याद है मुझे। शायद मर भी जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा, पहला बेटा से शुरू करते हैं हम। ठीक है, पहला बेटा है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस तरह से पहचानेंगे, किसको कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचानेंगे हम? कोई सेंटेंस लिखा हुआ, तो सबसे पहली बात, एग्जाम पेपर में जो भी आपका सेंटेंस पैराग्राफ लिखा रहेगा, तो
तो सबसे पहले आप पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे उसको? तो जुमला लिखा रहेंगे, वाक्य लिखा रहेगा, उसको पढ़िएगा आप, ठीक है। जहां से वो फुल स्टॉप रखा है, कॉमा दिया है, ठीक है, सेंटेंस को खत्म किया है, जुमला जहां खत्म होता है वहां के लास्ट में यानी आखिर में कौन सा वर्ड, कौन सा हिंदी या उर्दू का अल्फाज है लिखा हुआ, ठीक है, उससे पकड़ा जाएगा कि ये जो वाक्य है, ये जो जुमला है वो किस टेंस के रूप में है, किस टेंस का फॉर्मेशन है, किस टेंस का बेटा या बेटी है। अगर आपने वो पकड़ लिया, आपका जुमला सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी किताब उठाइए, आप वहां पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कि मैं पत्र लिखता हूं, क्या है, मैं पत्र लिखता हूं, देखिए ठीक, मैं पत्र लिखता हूं। तो जिस ट्रांसलेट के अंत में, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में, जिस उर्दू जुमला के आखिर में ता है, ती है, ते है, अगर ये तीन वर्ड लगा हुआ है, क्या क्या है भाई, ता है, ती है और ते है, ठीक है, ये लगा है, ता है, ती है, ते है, अगर लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि अच्छा ये प्रेजेंट टेंस के है। सबसे पहली बात कि प्रेजेंट का पहचान हो, तो हो से पहचानेंगे, अच्छा ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, यानी मौजूदा समय की बात कर रहा है ये, ठीक है, अभी अभी का काम हो रहा है इसके पास होता है, ठीक है। तो ये हो है, ठीक। अब हो से पहले ता है, ती है, ते है, लगा है, तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है, ठीक है। अब जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो उसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? साथ में यानी वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे? V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। अब ये V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, यहां सवाल है, ठीक। तो देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, V1 और V5 किसको कहेंगे हम? V1 तो V4 होता है यानी वर्ब। अब वर्ब किसको कहेंगे हम? सबसे पहली बात, वर्ब किसको कहेंगे? तो वर्ब का उर्दू आपने पढ़ा था पीटी में शायद, जिसको हम फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल। देखिए भाई, हम लोग हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों कंप्लीट करके एक साथ लेके चलता हूं। जिस भी भाई बहन को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आए वो उर्दू से पकड़ेंगे, जिनको नहीं उर्दू और इंग्लिश समझ में आए वो हिंदी से पकड़ेंगे। यही तो खूबी है हमारे में जी, कि हम लोग ऑलराउंडर हैं दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट आप लाओ, उसको चाहे उर्दू में कन्वर्ट करना हो या हिंदी में करना हो या फिर इंग्लिश में करना हो, तो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो सबसे पहली बात, फेल किसे कहते हैं? फेल का माना होता है क्या? काम करना, ठीक। तो वर्ब का मतलब भी होता है करना। वर्ब का हिंदी होगा क्रिया, यानी जिससे किसी काम के करने का
ज्ञान मालूम हो, जिससे किसी काम के करने का इजहार मालूम हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्ब, उसको हम कहेंगे फेल। समझ गए? अब ये जो वर्ब है, द वर्ब इज ए वर्ड विच इज डिनोट्स दैट एक्शन इज नॉट और नॉट, इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो वर्ब जो है ये 5 किस्म के होते हैं। कितने? 5 किस्म के होते हैं वर्ब। अब ये 5 किस्म में क्या क्या है? बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। देखिए, जैसे एक छोटा सा वर्ड लेता हूं मैं, गो, ठीक है, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ठीक है, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4, ये हो गया V5। ठीक है दोस्तों, तो अब सेंटेंस में कहता है कि जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो उसमें ईजारेम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? वर्ब के साथ पहला या पांचवा रूप लगाएंगे। अब पहला या पांचवा, तो या तो पहला लगेगा या तो पांचवा लगेगा, बाकी ये तीनों नहीं लगेगा। ये तीनों बाकी सेंटेंस में काम आएगा। तो पहला या पांचवा। अब हम और आप कैसे पकड़ेंगे कि पहला किसके साथ लगाएंगे और पांचवा किसके साथ लगाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो चलता हूं मैं नेक्स्ट लेके आपको। तो देखिए, अब वर्ब का पहला यानी V1 किसके साथ और V5 किसके साथ? तो V1 और V5 को समझने के लिए आपको 1 मिनट के लिए लेके चलता हूं मैं कहां पर? तो पर्सन पर। किस पर? पर्सन। पर्सन जो है दोस्त वो 3 टाइप के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो आप और हम सब बचपन में पढ़ाई किए हैं कि वो फर्स्ट किया, वो सेकंड किया, वो थर्ड किया। ठीक, सेम प्रक्रिया यहां भी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कहेंगे जो बोलता है, जैसे मैं बोलता हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन। जिसके बारे में कुछ कहा जाए जो प्रेजेंट में या नहीं है वो थर्ड पर्सन है। जैसे सलमा यहां नहीं है, ठीक, जैसे राम, जैसे अहमद, जैसे सीता अभी यहां नहीं है, तो उनके बारे में बात करना वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और फर्स्ट पर्सन जैसे मैं, तो मैं में कौन? आई बोलता है, ठीक, मैं बोलता हूं। सेकंड पर्सन सुनते कौन? तो आप लोग यू, तो यू हो गए सेकंड पर्सन। तो बोलने वाला आई, सुनने वाला यू, और जिसके बारे में बोलेंगे मतलब है कि सी दैट मीन्स कोई नाम होगा, चाहे सलमा या सीता, तो उसको हम सी से पुकारेंगे। अगर अहमद तो ही से पुकारेंगे, या राम तो ही से पुकारेंगे। इट अगर जहां आपका सब्जेक्ट ना रहे तो उसके साथ में लगाएंगे। किसके साथ में? देखिएगा आप ध्यान से। तो अगर फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है तो इसके साथ हम लगाएंगे V1 यानी वर्ब का पहला रूप। अब देखिए दोस्त, आई ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल नंबर भी होता है। तो आई का वी, जैसे आपके पास कॉल आता है, कौन बोलते हैं? तो हम बोलते हैं। अब कोई बोलता है कि कौन बोलता है? तो मैं बोलता हूं। तो मैं बोलूं जब अकेले हैं तो आई, हम बोलते हैं तो वी, ये इसका मतलब हमारे साथ और कोई है, तो इसका मतलब है कि हम बोलते हैं। हम का मतलब है वी, चाहे तो आप आई रहे या वी रहे। और यू का मतलब यू ही होता है, सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर भी और प्लूरल नंबर भी, यू का यू ही होता है। तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। किसके साथ? अगर जहां आई आए या वी आए या यू आए तो हम वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। अब वर्ब का पांचवा रूप किसके साथ करेंगे? किसके साथ प्रयोग करेंगे? तो वर्ब का देखिए, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो वर्ब का पांचवा रूप में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या? एस या ईएस।
अब कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ हम ई एस लगाएंगे, ठीक। तो आप जो है एक छोटा सा बेसिक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर आता है दोस्तों, ठीक। ज्यादा नहीं, आपके पास 40 से 50 रुपया कीमत है उसकी, कोई भी नजदीकी दुकान में आपको मिल जाएगा, आप ले लेंगे। एक बार टेंस वहां से भी आप देख लेंगे, लेकिन मेरा जो पढ़ा हुआ है उसको अगर आपने पढ़ लिया, जिंदगी में आप मरते दम तक याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। शायद ही ऐसा क्लास आपका कहीं लिया होगा या कोई पढ़ाया होगा जैसा आज मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिएगा दोस्त, तो ये गो V1 और V5 का ही प्रयोग करेंगे। गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है गया, और गोन का मतलब जा चुका, और गोइंग का मतलब होता है जा रहा, और गोज का मतलब जाता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि V5 लगाएंगे जहां, तो वहां क्या लगेगा, थर्ड पर्सन लगेगा। क्या लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, तो थर्ड पर्सन में चाहे तो अगर वो मर्द है तो ही, या औरत है तो उसके लिए क्या लगेगा, सी, ही सी, या तो अगर जहां आपका सब्जेक्ट ना रहे तो इट, इससे प्रयोग करते हैं, डिनोट करते हैं हम। तो ही सी इट के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो फिर हमने शुरू में चलते हैं, कहा कि जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो उसमें ईज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, वर्ब के साथ वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप लगाएंगे। अब आप समझ गए पहला रूप किसको, पांचवा रूप किसको, ठीक। और अब आगे चलेंगे इसी में, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, यानी क्या करेंगे, वाक्यों के साथ क्या लगाएंगे हम। तो जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो उसमें ईज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे, और वर्ब के साथ एस या ईएस यानी वर्ब का पहला और पांचवा रूप लगाएंगे। और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो अब डू और डज किसके साथ लगेगा, तो सेम प्रक्रिया है। अगर आपने V1 V5 समझ गया तो डू और डज भी समझ गए होंगे। तो V1 किसके साथ, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगाते थे, तो डू का भी प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और डज का प्रयोग करेंगे हम थर्ड पर्सन के साथ, समझ गए। तो इसका मतलब है कि आप आज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट। एक बार मैं इसको साफ करके इसका रूल लिखा देता हूं, ठीक है दोस्त, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं रूल लिखता हूं इसका। रूल नंबर 1, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असूल। ठीक है, यानी नियम, नियम नंबर 1 आज है। ऐसे करके आपको 72 नियम बताएंगे, कितने, 72 असूल होगा इसका, ठीक। तो देखिएगा, पहचानने का नियम,
करेंगे। ये तो अब जो है देखिएगा दोस्तों, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। पहचानने का नियम, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में या आखिर में क्या है, ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो उसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। साथ ही वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगाएंगे। ठीक। और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ डू या डच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसका मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं, कैसा है एग्जाम्पल। नोट कर लिया आप लोग। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद नोट कीजिएगा। ठीक है। तो अब जो है इसका एग्जाम्पल। ठीक। तो क्या होगा एग्जाम्पल इसका, कैसा रहेगा एग्जाम्पल, देखिए। क्या लिखे, वह खाती है। ठीक। अब ये एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है भाई, तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक। अब ये सेंटेंस जो है टेंस के अनुसार 6 टाइप के होते हैं। कितने, 6। तो इसी सेंटेंस को किस तरह से 6 टाइप का लिखा जाएगा, देखिएगा। वह खाती है, वह नहीं खाती है, क्या वह खाती है, क्या वह नहीं खाती है, वह क्यों खाती है, वह कहाँ खाती है। ठीक। तो ये हो गया आपका 6 प्रकार के ट्रांसलेट। कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला, वो 6 किस्म के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसलेट, एक सेंटेंस, उसका 6 भेद होगा। ठीक। वह खाती है, वह नहीं खाती है, क्या वह खाती है, वह, क्या वह खाती, क्या वह नहीं खाती है, वह क्यों खाती है, वह कहाँ खाती है, या क्यों नहीं खाती है। ठीक है। ये भी बना सकते हैं, वह क्यों नहीं खाती है। ठीक है। तो अब देखिए इसका नाम क्या हो गया भाई, इसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक। इसको बोलेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव का पार्ट 1, इसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पार्ट 2। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का पार्ट 1, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पार्ट 2। ये 6 किस्म के सेंटेंस। अब इसको बनाएंगे किस तरह से, तो देखिए इसके बनाने का प्रक्रिया। वह खाती है, तो वह जो है सब जानते हैं भाई, सी। अब यहां खाती है, तो खाना का इंग्लिश तो हर कोई जानते हैं, क्या होता है भाई,
इट, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो क्या होगा सही भाई? तो ये सही तब होगा जब इसमें एस लगाएंगे। अब क्यों बोलिए एस का प्रयोग क्यों किया इसमें? एस का प्रयोग इसलिए किया कि सी जो है ये थर्ड पर्सन है, यानी वह खाती है। ही, सी, इट, ये तीन चीज जहां भी रहे वो थर्ड पर्सन होगा, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तो सी है, इट है, तो एस लगा दिए। तो एस लगाने से वर्ब का पांचवा रूप यूज हो गया। ठीक, समझ गए? कोई भी वर्ड है उसमें अगर एस या ईएस जोड़ देंगे तो वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये था आपका आज का ट्रांसलेट। किसका? तो प्रेजेंट टेंस का पहला रूप यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक वीडियो एक एक दिन में बता दूंगा आपको। अब इसको बनाने का अगर आप फॉर्मूला चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे? द मेकिंग ऑफ रूल, यानी बनाने का नियम। फॉर्मूला है भाई, मैथ बनाते हैं तो फॉर्मूला के विदाउट मैथ नहीं बनता है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला भी है इंग्लिश में। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसको कहेंगे हम? सब्जेक्ट जैसे वह खाती है, यहां खाना कौन खा रही है इसको बताइए आप। ठीक है, जो काम करेगा, सेंटेंस में खाने का काम कौन कर रहा है भाई? कौन कर रही है? तो वह यानी कि कोई नाम है, कोई इंसान है। तो जो काम करेगा या करेगी वो सब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट। अब मैंने बता दिया वर्ब किसको कहते हैं। तो वर्ब यानी जिस भी, आज एक अपना भाषा में सुन लीजिए वर्ब का सीधा याद करने का नियम। दुनिया का कोई भी इंग्लिश वर्ड है, अगर उसका माना ना हो, ना, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, जमना, ये जितना ना करना है ये वर्ब है। बस काम खत्म। क्या है? जितना ना करना होगा वर्ब होगा। जैसे प्ले का मीन्स खेलना, तो ना आया। जैसे जंप, कूदना, ना, तो क्या होगा? ना। जैसे सॉन्ग, गाना, ना, क्या हो गया? ईट, खाना, ना, तो क्या हो गया? वर्ब। राइट, क्या है? तो लिखना, ना, तो वर्ब। प्ले, समझ गए आप? तो इस तरह से जितना ना होगा वो वर्ब होगा। अब ऑब्जेक्ट, क्या खाती है भाई? बोला कि वह खाती है, तो क्या खाती है? आम इमली कुछ तो खाएगी ना, रोटी, चावल, दाल। जो खाती है वो ऑब्जेक्ट है, जो खाती है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बाजार जाता हूं, कहां जाते हो भाई? तो बाजार जाते हैं, तो बाजार क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। मैं पत्र लिखता हूं, क्या करते हो भाई? तो पत्र लिखता हूं, तो पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो सब्जेक्ट किसको कहेंगे, वर्ब किसको कहेंगे और ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। ये था आज का लास्ट, दैट इज एंड। आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। अच्छा, इसको बना देते हैं एक बार। वह खाती है तो सी इट्स। अब वह नहीं खाती है तो सी डज नॉट ईट। क्या वह खाती है तो डज सी ईट। क्या वह नहीं खाती है? डज सी नॉट ईट। अब वह क्यों खाती है तो व्हाई डज सी ईट। अब वह क्यों नहीं खाती है? व्हाई डज सी नॉट ईट। समझ गए? तो आई होप के क्लास जैसा भी लगे आपको कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों, अगर अच्छा या खराब जो भी लगता हो आपको, और किस तरह से क्लास चाहिए, आज का क्लास कैसा है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों जी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।